Hello everyone, क्या हाल चाल सबके? I hope each and every one of you is doing absolutely well. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज इस वीडियो के अंदर, आज इस सेशन के अंदर हम लोग बचे हुए 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के। क्योंकि ये तीनों के तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो हम अगर इन्हें सीक्वेंस में पढ़ लें तो कोई भी हमें डिफिकल्टी नहीं होगी और बहुत मजे से आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर एक दिन हम कोई ट्रिक वीडियो करेंगे जिससे कि आपको गैप मिल जाए अपने बैकलॉग्स को कवर करने का, क्योंकि उसके बाद मैं 2 दिन में ही एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। तो बीच में आई थिंक आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा और उसके बाद आप मिनरल न्यूट्रिशन पर कूद सकते हैं। 2 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके जस्ट 2 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा रेस्पिरेशन एंड देन वी विल मूव टू फोटोसिंथेसिस एंड देन टू पीजीआर। रेस्पिरेशन क्यों करा रहा हूं फोटोसिंथेसिस से पहले, उसके पीछे का एक रीजन है, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप ये चैप्टर्स मुझसे पढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। अगर आप लोगों को हमारे पेड कोर्सेज के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप लोग हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के इंडिविजुअल वीडियो कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट पीसीबी भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। हमारा एक रेगुलर बैच चल रहा है ड्रॉपर्स बैच करके, आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आप अगर किसी भी बैच को ज्वाइन करते हैं ना, वीडियो बैच को, किसी को भी, चाहे वो 1,500 रुपए का ही बैच क्यों ना हो, आपको 1,000 रुपए की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी कंप्लीट सिलेबस की। जैसे कि आप अगर मेरा बायोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबकी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो एटलीस्ट किसी ना किसी वीडियो कोर्स में जरूर जुड़ जाइए। ये टाइम भी बहुत अच्छा है, कोर्स भी बहुत अच्छा है, ऑफर भी बहुत अच्छा है एंड मैं तो यार बढ़िया हूं ही, तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। आज हम लोग टारगेट करने वाले हैं टॉपिक 11.4 टू 11.6। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, 11.1, 2, 3। आज हम बचा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर कंपाइल कर रहे होंगे इन दिस स्पेसिफाइड वीडियो। अपनी एनसीईआरटीज को खोल लीजिए, जहां पर मैंने मार्क कर रखा है वहां पर एनसीईआरटी को मेरे साथ मार्क करते रहना। जो मैं लिखवा रहा हूं वो एनसीईआरटी में अपने साथ साथ लिखते रहना, बिकॉज एक कहानी की तरह मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। जब आप रिवाइज करेंगे ना मेरे एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एक पेज आपको 1 मिनट से भी कम में रिवाइज हो जाएगा व्हेन द एग्जामिनेशन विल कम, इतनी बेहतर तरीके से। और एक पेज में 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सिर्फ वही हाईलाइट कराऊंगा, लेकिन आप उस कहानी को लिंक कर पा रहे होंगे कि आपने अगर एक पेज में 5 वर्ड देख लिए ना, आपको पता लग जाएगा भाई क्या कंसेप्ट है ये। सो प्लीज मेक श्योर कि एनसीईआरटी अपनी आप खोल लें, या नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बना लें। ऑलराइट, ट्रांसपिरेशन होता क्या है? कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट का नाम था गटेशन। ओके, सुबह सुबह उठे, बढ़िया सर्दी का मौसम है ही, बाहर गए, ओस देखी पत्तों के ऊपर, राइट। गटेशन है वो पानी के फॉर्म में पानी का बह जाना, यानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पानी का लॉस होना, दैट इज गटेशन। तो यहां पर लिक्विड फॉर्म में लॉस होता है, राइट। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? इट इज द लिक्विड लॉस ऑफ वाटर। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, ये तब होता है जब आपका टेम्परेचर अच्छा खासा हो, टेम्परेचर हाई हो। टेम्परेचर जब हाई होगा तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है गैस में कन्वर्ट होने की, यानी वेपर में कन्वर्ट होने की। तो इसे आप क्या कहते हैं? वेपोरेटिव लॉस या इवेपोरेटिव लॉस। यहां पर भाप बनकर पानी उड़ जाता है। कैसे पता लगाएं कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन होती है? एक प्लांट लो छोटा सा और उसके ऊपर एक पन्नी ढक दो और दोपहर के टाइम में उसे बाहर रख दो। उस पन्नी के ऊपर ना अंदर की साइड से आपको बूंदे दिखाई देने लगेंगी, यानी भाप बन के पानी उड़ा था और लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस होकर के उस पन्नी पे, उस पॉलिथीन पे जमा हो गया। ऐसे आप घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जब मैं 11th में था तो मैंने पर्टिकुलरली करके देखा था एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। या आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का भी इस्तेमाल करते हो, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं होता तो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो पहली चीज ट्रांसपिरेशन के बारे में कि इवेपोरेटिव लॉस है, बीच में वेपर वर्ड आ रहा है, यानी भाप बन के पानी उड़ता है। कहां से उड़ेगा? कोई छेद तो चाहिए जिसके थ्रू पानी बाहर निकलेगा। उस छेद को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा, जो कि पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। और यही स्टोमेटा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ लो CO2 लेनी है एक प्लांट को और ऑक्सीजन देनी है एक प्लांट को बाहर की साइड, तो एक गेटवे तो चाहिए ना। वो गेटवे क्या है? वो गेटवे स्टोमेटा है। समझ लीजिए ये आपकी एक पत्ती है, तो हरे कलर की पत्ती ही बना देता हूं मैं। यहां पर आपका स्टोमेटा है, राइट। ये आपका स्टोमेटा है, ये आपका स्टोमेटा है मेरे दोस्त। तो क्या होगा यहां से? समझ लो आपको CO2 अंदर लेनी है तो इस गेटवे से CO2 अंदर भी आ जाएगी, और समझ लो आपको ऑक्सीजन बाहर भेजनी है तो इसी सेम गेटवे से आपकी ऑक्सीजन बाहर भी चली जाएगी, यानी जो एक्सचेंज है वो यहां से होता है। अदर देन दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि आप ब्लू कलर का एक एरो बनाकर दिखा सकते हो कि आपका वाटर भी जो है वो यहां से बाहर जा सकता है, यानी
एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होगा ही, बट वाटर का भी लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर हो सकता है। तो H2O के बगल में मैं ब्रैकेट में V लिख देता हूं, यानी ये इसके वेपर स्टेट को दर्शाता है। यहां एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, हर वर्ड को मैं हाईलाइट करता हूं दोस्त, मेनली वर्ड है यहां पर। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत कुछ है मेरे दोस्त। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इज मेनली थ्रू स्टोमेटा, यानी पत्तों के थ्रू ज्यादातर पानी लॉस होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, ज्यादातर। क्या सारा पानी पूरी दुनिया में इसी से लॉस होता है? नहीं। काफी जो हर्बेशियस हरे भरे जो प्लांट है ना, उनकी स्टेम से भी पानी लॉस होता है। ओके, तो उनकी स्टेम से भी पानी लॉस हो सकता है। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा का, जैसे लीफ में स्टोमेटा, ऐसे स्टेम में आपके क्या होते हैं? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंस शेप सेल होते हैं जिन्हें आप लेंटिसेल्स कहते हो, इसीलिए लिखा हुआ मेनली। अदरवाइज लिखा होता कि ऑल ऑफ द वाटर इज ट्रांसपायर्ड थ्रू स्टोमेटा, बट ऑल टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ, मेनली टर्म का इस्तेमाल हुआ है। स्टोमेटा यूजुअली ग्रोसरी शॉप की तरह होते हैं। ग्रोसरी शॉप दिन में खुलती है, रात में बंद हो जाती है। कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैंप प्लांट्स, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं वो बेसिकली। वो क्या होते हैं? वो बार की तरह होते हैं। बार होता है ना शराबियों वाला, तो उसमें क्या रहता है? रात को खुलता है, दिन में बंद रहता है। लेकिन ज्यादातर प्लांट्स में इट इज लाइक अ ग्रोसरी शॉप, दिन में स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो दिन में आपका पानी लॉस हो जाता है, दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पे। लेकिन जब रात आएगी, जब ठंड बढ़ेगी, तो क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा और आपका पानी लॉस नहीं होता। अब ये पानी निकलता कैसे है? जब स्टोमेटा खुलता है। और स्टोमेटा खुलता कैसे है? जब उसमें टर्जिडिटी में चेंज होता है, राइट? तो देखो यार, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूं, या फिर मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम ही दिखा देता हूं जिससे सारी की सारी कंफ्यूजन ही क्रैक हो जाए। ये देखो, ये एक स्टोमेटल अपरेटस है पूरा का पूरा। अपरेटस मतलब सिर्फ स्टोमेटा की बात नहीं करेंगे, यहां पर और भी चीजें हैं। ये जो सेंटर पे छेद दिखाई दे रहा है ना, ये जो सेंटर पे गैप है जहां से पानी गैसेस बाहर निकलेंगी, एक्सचेंज होंगी, ये छेद का नाम स्टोमेटा है। ये पूरा जो डायग्राम है इट इज नॉट स्टोमेटा, राइट? ये जो छेद है ना, इसे स्टोमेटल अपर्चर कहा जाता है या स्टोमेटा कहा जाता है। इसको सराउंड कौन करता है? देखो, ये जो सराउंडिंग सेल्स है ना, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। ये यहां पे आपको बीन शेप दिखाई दे रहे हैं ना, ये बीन शेप गार्ड सेल्स है। ओके, बीन शेप गार्ड सेल्स किसमें पाए जाते हैं? डाइकॉट में, यानी कहा जा सकता है कि ये डाइकॉट की एक इमेज है। ऑलराइट, ये बीन शेप गार्ड सेल है। अब इन गार्ड सेल्स में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। समझ लो, इस गार्ड सेल में वाटर भर गया बहुत भयंकर तरीके से, वाटर फिल्ड इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में पानी भर गया। अगर गार्ड सेल में पानी भर गया तो गार्ड सेल्स फूल जाएंगे। तो क्या होगा? गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। ये फूल गए ना, मोटे तगड़े हो चुके हैं ऐसे। तो अगर एक गार्ड सेल ऐसे मोटे तगड़े हो जाएंगे तो बीच में छेद आपका बड़ा हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं भाई? स्टोमेटा ओपन हो गया, गैसेस आपकी जिनको बाहर निकलना होगा बाहर निकल जाएंगी, जिनको अंदर रहना होगा अंदर रह जाएंगी। यह आपका पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है? वाटर नहीं प्रेजेंट है, वाटर नॉट फिल्ड इन गार्ड सेल्स, तो जीसी लिख दे रहा हूं मैं इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। वाटर अगर नहीं फिल्ड है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? तो आपका वाटर अगर नहीं है तो ये फूले फूले ना होकर पिचक जाएंगे, राइट? अब ये जो गार्ड सेल है पिचक जाएगा और इसकी वॉल भी ऐसे ऐसे हो जाएगी। अब ये भी पिचक जाएगा, दूसरा वाला गार्ड सेल। तो यहाँ पे जो छेद था बीच का स्टोमेटल अपर्चर बंद हो गया ना, तो स्टोमेटा इज क्लोज्ड। स्टोमेटा इज क्लोज्ड। सो दैट्स व्हाई इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अगर उनमें पानी भरा हुआ है, अगर गार्ड सेल टर्जिड हैं, तो वो ओपन कर देंगे स्टोमेटल पोर को। लेकिन अगर गार्ड सेल से पानी निकल गया है, वो फ्लैसिड हो गए हैं, तो वो आपका क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे स्टोमेटल अपर्चर को। इस टाइम पे आपकी गैसेस वगैरह एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, पानी आपका बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी। सो दीज आर द टू केसेस, one is for opening of stomata, second one is for closing of stomata. I hope you got this very well, right? तो इसके बारे में आएंगे, पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो स्टोमेटा है ना, इसकी इनर वॉल जो होती है ये थिक और इलास्टिक होती है। यानी अगर मैं यहां पर बनाता हूं स्टोमेटा, तो ये जो गार्ड सेल है इसका जो भाग इस छेद के ज्यादा पास है उसकी वॉल्स थिक होंगी। यानी यहां पर अगर मैं इन वॉल्स को बनाऊं तो ये वाली वॉल एकदम थिक होगी, राइट? ये वाली वॉल एकदम ठीक होगी एंड ये वाली वॉल भी एकदम ठीक होगी। इसे क्या बोल रहा हूं? इनर वॉल ना, क्योंकि ये स्टोमेटल अपर्चर के ज्यादा पास है, तो इट इज इनर वॉल, सो इट इज गोइंग टू बी मोर थिक। ऑलराइट, एंड ये जो बाहर वाली वॉल है ये आपकी इतनी ही थिन होगी जितनी दिखा रखी है। तो अंदर वाली वॉल के कंपैरिजन में काफी थिन होती है, इसे कहा जाता है आपकी थिन वॉल।
इसे कहा जाता है आपकी थिन वॉल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब यहां पर क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल होते हैं ना, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल बने रहते हैं। अब या तो दो ओरिएंटेशन हो सकती है, एक तो ओरिएंटेशन ऐसी, इसे कहा जाता है रेडियल ओरिएंटेशन, यानी जब ये लंबाई में बढ़ेंगी तो स्टोमेटा बड़ा या छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द गार्ड सेल्स आर डूइंग देयर एक्टिविटी। वो भी तो फूल रहे होंगे और पिचक रहे होंगे ना, तो इसे क्या कहा जाता है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो फाइब्रिल्स। इसमें आपका जो गार्ड सेल है वो आपका ऐसे ऐसे बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन दूसरा केस है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल हो यानी लेंथ वाइज हो। अब लेंथ वाइज होंगे तो ये लंबे या छोटे हो सकते हैं। भाई लंबे या छोटे होने से छेद का साइज थोड़ी इंपैक्ट होगा यार। अगर समझ लो ये दो गार्ड सेल हैं और ये छेद बंद है, अगर ये लंबे हो गए मेरे भाई तो भी तो ये छेद बंद ही रहा ना। हमें तो इनको मोटा या पतला करना है, लंबा छोटा करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर हम कौन सी ओरिएंटेशन को सही मानेंगे, कौन सी ओरिएंटेशन को सही मानोगे दोस्त, खुद बताओ दिमाग से। ये वाली जो ओरिएंटेशन है इट इज कॉल्ड एज रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल से करेक्ट मानी जाएगी, क्योंकि हमें तो इसे मोटा पतला करना है ना। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग गलत बोलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो जब हम देखेंगे अपने डायग्राम में तो हमें क्या देखने को मिला, हमें रेडियल ओरिएंटेशन देखने को मिली, ना कि लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन। या आपके माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं ये आपके रेडियली अलाइंड है। बात समझ में? यहां पर क्या होता है, फिर आसपास आपके और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है, जो कि घेर के रखते हैं इसको, स्टोमेटा को, राइट। और स्टोमेटा सिंस आपके सबसे अपर पार्ट पे प्रेजेंट है तो उसके और साइड में अगर आप देखोगे तो आपको और ज्यादा एपिडर्मल सेल्स दिखाई देंगे। ये आपके स्टोमेटा की कहानी है। अब देखो, अगर टर्जिडिटी इंक्रीज हुई, अगर पानी बढ़ गया है, पानी भर गया है स्टोमेटा के अंदर या गार्ड सेल के अंदर बेसिकली, तो क्या होगा, पोर खुल जाएगा ना, तो इट विल टेक अ क्रेसेंट शेप। और क्योंकि माइक्रोफाइब्रिल आपके रेडियली ओरिएंटेड है तो आपका स्टोमेटा खुल जाएगा। लेकिन जब पानी लॉस होगा, जब टर्जिडिटी लॉस हो जाएगी, उस टाइम पर सेल्स आपके ढीले पड़ जाएंगे और स्टोमेटा आपका फ्लैसिडिटी की वजह से क्लोज हो जाएगा। ये बात हम लोग पहले ही इस डायग्राम के अंदर क्रैक कर चुके हैं, तो इसको सिर्फ हमें देखना था। अगर आप एक डाइकॉट प्लांट को देखें तो डाइकॉट प्लांट में कैसी लीफ होती हैं, डाइकॉट प्लांट में आपकी डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती हैं। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉरिस लिख दिया यार, हाँ डॉर्सी वेंट्रल, ओके डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल सरफेस अलग दिखाई देगा पीठ वाला, वेंट्रल सरफेस अलग दिखाई देगा, यानी दोनों जो सरफेस है ना लीफ के वो अलग दिखाई देंगे। तो इनको पकड़ेंगे कैसे हम लोग, ऊपर वाला जो है ना इसे कहा जाता है अडेक्सियल सरफेस, अडेक्सियल सरफेस। नीचे वाला जो है इसे कहेंगे अबैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल सरफेस। ऊपर वाले पार्ट पे कम स्टोमेटा होंगे, कभी कभी आपके बहुत ही कम हो सकते हैं, एकदम मिनिमम नंबर में। नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा होंगे। तो लोअर सरफेस जो रहता है ना यानी अबैक्सियल जो रहता है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें मोनोकॉट की तो मोनोकॉट में कैसे लीफ है, मोनोकॉट में आइसो बायलेटरल लीफ है। आइसो मतलब सेम, बाय का मतलब दोनों साइड, तो क्या हो गया यहां पर आइसो बायलेटरल, यानी दोनों साइड आपकी लीफ की एकदम सेम होंगी। अगर एक साइड 5 स्टोमेटा है तो दूसरी साइड भी 5 ही स्टोमेटा होंगे। इनमें कोई भी बहुत खासा अंतर, कोई खासा फर्क नहीं है। ये मोनोकॉट की पहचान है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कौन कौन करता है, कुछ तो बाहर के फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, धूप है, गर्मी है, हवा चल रही है कि नहीं, मॉइस्चर कैसा है, ये सारी चीजें। और एक प्लांट की खुद की इंटरनल फैक्टर्स कि भाई मेरा लीफ कितना चौड़ा है, उसके अंदर कितने स्टोमेटा हैं, उन स्टोमेटा में से कितने खुले हैं कितने बंद हैं, ये सारी चीजें। जेनेटिक भी हो सकते हैं ये सारे रीजंस ना, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में पहले तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेते हैं। टेम्परेचर, भाई अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सबसे ज्यादा, जब टेम्परेचर होता है दोपहर में तो सबसे ज्यादा पानी उड़ता है ना। मेरे भाई आप क्या करते हो, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, अगर गर्म पानी पीना है तो पानी को उबालोगे ना, फ्रीजर में थोड़ी रख दोगे। तो अगर पानी को भाप बनाना है, इवेपोरेशन करनी है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा इंसान। उसी हिसाब से प्लांट भी तो टेम्परेचर बढ़ते के साथ इवेपोरेट करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन होगा। लाइट, अगर लाइट ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, भाई लाइट ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। सूरज एकदम प्रचंड है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन होगी। ह्यूमिडिटी,
अगर पहले ही सराउंडिंग में पानी है तो वहां और पानी इंसान क्यों फेंकेगा या प्लांट क्यों फेंकेगा? कहां होती है डिफ्यूजन? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी तब उड़ेगा ना एक प्लांट में से जब समाज में पानी कम है, जब आसपास की हवा में पानी कम है, राइट? तो हम तब पानी बाहर फेंकेंगे जब सूखा पड़ा हुआ है बाहर। अगर पहले से बाहर ह्यूमिडिटी है अच्छी खासी तो हम क्यों ही पानी बाहर छोड़ेंगे? तो उस टाइम पे पानी का लॉस कम होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। विंड स्पीड, विंड स्पीड, हवा चल रही है, पत्ते लहलहा रहे हैं, पत्ते लहलहा रहे हैं तो पत्तों की एक्टिविटी ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन होगी क्योंकि स्टोमेटा खुल जाएंगे। प्लांट फैक्टर होते हैं इसके बाद अंदर के कि नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, जितना स्टोमेटा का ज्यादा नंबर उतने स्टोमेटा खुलेंगे, जितने स्टोमेटा खुलेंगे उतना पानी उड़ेगा। फिर नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन, समझ लो एक प्लांट है जिसमें 500 स्टोमेटा है, 400 खुले हैं। एक प्लांट है जिसमें 500 स्टोमेटा है, 200 खुले हैं। ज्यादा ट्रांसपिरेशन किसमें होगी? 400 वाले में। सिंपल सी बात है। वाटर स्टेटस, वाटर स्टेटस, अब इसमें ये स्टेटस नहीं बोलना नो कॉल्स व्हाट्सएप ओनली माय लाइफ माय रूल्स, वो वाला स्टेटस नहीं है। वाटर स्टेटस मतलब पानी कितना है। अगर पानी ज्यादा है प्लांट में तो ठीक है, उड़ा देगा, अय्याश हो जाएगा खुली अय्याशी करेगा, भाई पानी आ रहा है, दिन का 100 लीटर एब्जॉर्ब कर रहा हूं, उड़ा दूंगा 99 लीटर। लेकिन अगर उसे पता है कि मैं एक जेरिक कंडीशन में रहता हूं, मैं एक सूखे वातावरण में रहता हूं जहां पानी आता है 10 दिन में एक बार, तो क्या करोगे? तब औकात में रहोगे। उस टाइम पे प्लांट को पता लग जाता है कि भाई प्लांट में पानी रोकना पड़ेगा, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। कैनोपी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन कौन प्लांट किस लेवल पे प्रेजेंट है। अगर सबसे टॉप का प्लांट है जिसकी हाइट एकदम टॉप पे है, समझ लो यार यहाँ पे प्लांट का कुछ स्टेटस बना लेते हैं। ये बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, राइट? इनमें मस्त तरीके से मैं पेंटिंग कर देता हूँ कि तुम पता है कि अपनी पेंटिंग भी बहुत शानदार है। मैं एक बार पेंटिंग में थर्ड भी आया हूँ दोस्त, पता है तुम्हें? क्योंकि 3 बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं थर्ड था ये सच्ची बात है पर ऐसे प्राइज नहीं मिला था, वो बना के बोल रहा हूँ मैं। पर एक बार 3 बच्चों ने किया था तो आया था। तो ये देखो, ये ऐसा लग रहा है लाला जी की मूंछों पे हरा डाई किया है, बट दिस इज अ प्लांट, लेट्स से, लेट्स सपोज। तो इस पे मस्त एकदम सूरज की किरणें पड़ेंगी, भाई दबा कर पड़ेंगी ना, तो सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी। अब ये पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, बड़े बड़े हैं, तो ये क्या करेंगे? ज्यादा पानी लॉस करेंगे। अब नीचे वाले जो है उनको तो यार मिल ही रहा है खाने पीने का, उनका तो घर चल जाए वही बहुत बड़ी बात है, राइट? नीचे तो घास फूस है, श्रब्स है, हर्ब्स है, तो ये कोई इतनी अय्याशी नहीं कर पाएंगे भाई। तो कैनोपी पे डिपेंड करता है कौन सा प्लांट किस लेवल पे प्रेजेंट है, प्राइमरी लेवल पे प्रेजेंट है, सबसे टॉप पे या किस लेवल पे, उस हिसाब से कैनोपी स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब अगर तुम्हें ट्रांसपिरेशन करानी है तो 3 बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो इसे मूव करा पाती हैं रूट से स्टेम के टॉप तक। पहली चीज है कोहेशन, मैं कल बता चुका हूं ऑलरेडी। कोहेशन मतलब मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शन। तो पानी के मॉलिक्यूल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं मेरे भाई? ये आपका वाटर है, दिस इज OHH, ये आपका वाटर है, और आपका ये वाटर है OHH, ये आपका वाटर है। व्हाट विल हैपन? दिस विल डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहेंगे। तो अगर आपने एक पानी के मॉलिक्यूल को कहीं भेजने की कोशिश की है ना, और दूसरा वाला उसके साथ अटैच है, तो वो खुद ही पीछे पीछे चल पड़ेगा मेरे भाई, खुद ही कहेगा कि टुक 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 मैं भी आ रहा हूं। तो तुम्हें सिर्फ एक पहले मॉलिक्यूल को खींचना है, बचे हुए सारे ना ऐसे रस्सा बांध के चढ़ जाएंगे फटाफट। एडेशन मतलब कि अब तुम्हें गिरने नहीं देना इस पानी के मॉलिक्यूल को। तो पानी के मॉलिक्यूल का सरफेस के साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए। एक पानी के मॉलिक्यूल को खींचा, दूसरा भी जा रहा है, लेकिन कहीं गिर ना जाए तो इसने दीवार को पकड़ लिया है स्पाइडरमैन की तरह, दैट इज एडेशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब पानी लगता तो पानी है, अब लगता तो पानी क्या है ही, पर मैं जब बात कर रहा हूं उसके भाव को समझो। अब भावनाओं पे आ जाओ, अब शब्दों पे मत जाओ। पानी दिखने में तो पानी है, दिखने में तो लिक्विड है, लेकिन इट समटाइम बिहेव एज अ सॉलिड, एंड दैट प्रॉपर्टी, जब कोई चीज सॉलिड हो जाती है तो इजी होता है उसको कैरी करना। समटाइम्स वाटर बिहेव एज अ सॉलिड। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैं और मेरे दोस्त गए स्विमिंग पूल में। एक हमारा दोस्त था जिसका नाम था अंकित। अंकित को हमने चढ़ा दिया क्योंकि मुझे पता थी बायोलॉजी और मैं फिजिक्स में भी अच्छा था। तो मैंने अंकित को बोला कि मेरा भाई अंकित तो छाती चौड़ी करके कूद जाएगा एकदम स्विमिंग पूल में, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर जहां पे वो प्लैंक लगा रहता है वहां से नहीं, नीचे से। और जो पानी है ना, वो एक थप्पड़ की तरह बिहेव करता है। जब तुम छाती के बल या पीठ के बल कूद जाते हो, पूरा एकदम अपना सरफेस लहरा देते हो ना पानी के ऊपर, तो एक चांटा लगता है तुम्हें और तुम्हारी छाती हो जाती है लाल। और जब तुम ऐसा बहुत हाई लेवल पे से करते हो, और जब तुम डीप डाइव
ना करके सीधा कूद जाते हो पानी के ऊपर, दैट बिहेव्स एज अ सॉलिड सरफेस, और आपकी कई बार रिब्स भी चटक सकती है। इतना ज्यादा पानी का जो है इन्फ्लुएंस होता है व्हेन यू जंप डायरेक्टली हैविंग ऑल ऑफ योर बॉडी पार्ट्स एक्सपोज्ड टू वाटर। जब तुम बिल्कुल अपने एरिया को मिनिमाइज नहीं करोगे ना, सारा एरिया लेके फैल के गिर जाओगे, तो एक जोर का चांटा लगता है भाई नीचे से, पटाख करके, बहुत बढ़िया, और उसमें तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो ऐसा ट्राई मत करना। डायरेक्टली तुम करना चाहते हो तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, जहां पे तुम खड़े हो वहां से ऐसे कूद सकते हो, लोग ऐसे रील्स वीडियोस भी बनाते हैं। बट फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर और फ्रॉम यू नो मोर फ्लोर्स इट इज वेरी डेंजरस एंड वेरी रिस्की ऑल्सो। सो आई वोंट सजेस्ट टू डू इट, क्योंकि हम एकदम, मैं खड़ा था वहां पे तो एक्सपर्ट्स की निगरानी में किया गया था स्टंट, just to prove what surface tension is. So you do not need to do this anyhow। कहीं तुम इस मेरे लेक्चर को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ, पता लगा कि आज हम सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, चलो ये तुम रिजेक्ट कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते। दूसरा एक मस्त एग्जांपल देता हूं। पानी के ऊपर ना किसी मच्छर को बैठा हुआ देखना, और तुम अगर साफ सुथरे इलाके में रहते हो, बहुत बढ़िया, तो किसी मकोड़े को चलते हुए देखना या किसी चींटी को चलते हुए देखना। उसका जो पैर है ना वो पानी में धंस जाता है, लेकिन फिर भी चींटी तैरती रहती है। ये पानी है, यहाँ एक चींटी खड़ी है या चींटा खड़ा है, बड़ा वाला चींटा होता है ना, मकोड़ा बोलते हैं उसे। ओके, अब बन गया मधुमक्खी जैसा, तो अब ठीक है, अब जो है ठीक है, ठीक है, ये आपका मकोड़ा बन गया। अब देखो मेरे भाई, ये पानी है, ये पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, जहां पे पैर मिला ना वहां पानी नीचे धंसा हुआ होगा थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे पैर आ गया ना इंसेक्ट का। बात समझ में आई? अब जो चीज तुम्हारे लिए पानी है, तुम नहीं चल सकते पानी पे। जो चीज तुम्हारे लिए पानी है, जो लिक्विड है, वो इस चींटे के लिए सॉलिड है। दिमाग समझ रहे हो, लगा रहे हो दिमाग? जो चीज तुम्हारे लिए लिक्विड है ना, जिस पर तुम फिसल जाओगे, वो इसके लिए फर्श है। ये गेड़िया मारती है वहां पे जाके, घूमती है मस्त, राइट? सो सरफेस टेंशन का ये कंसेप्ट है। सो जब सरफेस टेंशन आएगी तो पानी और स्ट्रांगली बिहेव करेगा एंड अल्टीमेटली चढ़ जाएगा। एक मॉलिक्यूल आपने चढ़ा दिया, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स चढ़ जाएंगे उसका हाथ पकड़ पकड़ के। So just because of these three properties, adhesion, cohesion and surface tension, पानी में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी पानी की एक लहर बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है, और वो टूटती नहीं है। पानी आपका बढ़िया एक बिहेव करता है सॉलिड की तरह। जैसे आप नलका खोल देते हो तो पूरी जो पानी की लहर है ना वो एक जैसी आती है, कंटिन्यूअस रहती है, बीच में से ब्रेक नहीं होती। वो क्यों ब्रेक नहीं होती? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखता है, तो वो साथ चलती रहती है ऐसे। ओके, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, हमारे हरियाणा में बोलते हैं पानी की तुर्री तो अब मुझे पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट हिंदी है कि नहीं, तो तुम मुझे एक बार कोई कमेंट में बता देना अगर तुम्हारे यहाँ पे भी यही बोलते हैं कि ये हिंदी वर्ड है कि नहीं। तो पानी की तुर्री बन जाती है जब तुम चलाते हो ना, ठूठी अनलॉक करते हो, तो अल्टीमेटली आपका पानी जो है एक लहर में बहता है। और हाई कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी मतलब किसी चीज में चढ़ना। जैसे आपने दिया जलाया होगा, भगवान की पूजा करते होगे, दिया अगर कभी जलाया है दिवाली वगैरह पे भी, तो जब तुम दिया जलाते हो तो तेल नीचे की साइड रहता है, तुम ऊपर की बत्ती जलाते हो, पर क्या हो गया, तेल नीचे से धीरे धीरे ना ऊपर जाता रहता है, रुई पोरस होती है, तो उसमें चढ़ता रहता है आपका तेल, और अल्टीमेटली दिया जलता रहता है, जगमगाता रहता है। ओके, और ट्रैकिड और वेसल जो ट्यूब्स है ना, इन ट्यूब्स में कैपिलैरिटी की वजह से पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। ऑलराइट, अब आपको पता है यार, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर। फोटोसिंथेसिस में पानी लगता है, क्यों लगता है? फोटोसिंथेसिस क्या है? CO2 प्लस H2O विल फॉर्म अ शुगर, C6H12O6, हमें पता है अच्छे तरीके से। तो भैया यहाँ पानी लग रहा है ना, ये पानी कौन सप्लाई करेगा? ये पानी कौन सप्लाई करेगा? रूट से जो है वो पानी ऊपर आएगा, सॉइल सप्लाई करेगी। लेकिन आप बता रहे हो कि सर ट्रांसपिरेशन से तो लॉस हो जाता है पानी, तो हम ये लॉस करते क्यों हैं, रोकते क्यों नहीं? ट्रांसपिरेशन सेट है एक, ट्रांसपिरेशन एक सेट है। बहुत गौर से मेरा एक एग्जांपल सुनना, मैं हमेशा यूज करता हूं, इट इज वेरी गुड एग्जांपल। एक सेट है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, या कह दो कि इसके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है? वो सेठ तुम्हारे गांव में आया, तुम्हें दिखी एक आशा की किरण कि क्यों ना इस धोती वाले सेठ जी के पैरों में पड़ा जाए और इससे पैसे मांगे जाए कि हाँ सर मुझे पैसे दे दो थोड़े, मैं गरीब हूं, ऐसे करके। तो तुम उसके पैरों में गिर गए। अब सेठ जी क्या देंगे तुम्हें? सेठ जी अगर बहुत दयालु है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 करोड़ ही तो देंगे, 1 करोड़ ही तो देंगे। ज्यादा से ज्यादा दयालु है तो वैसे 10 रुपए ही देंगे, पर ठीक है समझ लो भाई बहुत कुछ अलग ही संत लेवल आदमी है, 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे दे। अब तुम उसे कह नहीं सकते सर आप 100 करोड़ देते तो अच्छा होता, तुम्हारे मुंह पे लात मारेगा उसी धोती वाला सेठ जी उड़ के। तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 करोड़ जो मिल रहा है ये लो और निकल जाओ वहां से,
इससे पहले कि वापस मांग ले, हृदय परिवर्तन हो जाए। तो यहां पे जो पानी आता है ना प्लांट के अंदर, वो पूरा ही ट्रांसपिरेशन से आता है यार। अगर एक प्लांट 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो 100 लीटर का 100 लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशनल पुल की देन है। तो तुम इसे कह नहीं सकते कि सर आपने 100 लीटर पानी दिया है तो क्या मैं 100 लीटर रख लूं। ये कहेगा कि मैं 99 लेके उड़ जाना चाहता हूं हवा में। तुम सिर्फ 1 लीटर जो है इससे अपना घर चलाओ, तो चलाना पड़ेगा मेरे भाई तुम्हें, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक बहुत फेमस कहावत है, राइट? कि जब तुम बैग कर रहे हो ना, जब तुम मांग रहे हो, तो तुम चुन नहीं सकते कि मेरे को वो मांगना है। नहीं, जो मिल रहा है लो और चंपत हो जाओ वहां से। तो ये जो 100 लीटर आया है, ये ट्रांसपिरेशन बाबा की कृपा से आया है। तो इस ट्रांसपिरेशन बाबा ने कहा है एक तुम रखो, 99 में लेके उड़ जाऊंगा, कल फिर आऊंगा एक और जोड़ के 100 लेके, तो तुम्हें दिन का 1-1 लीटर में देता रहूंगा फ्री में, उसी से घर चलाओ। ठीक है? तो माना कि पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो आ रहा है वो भी ट्रांसपिरेशन की वजह से आ रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगी ना, हम सोचेंगे ट्रांसपिरेशन तो लॉस है, ट्रांसपिरेशन तो पानी उड़ाता है। मेरे भाई उसी से वो पुल मिला है जिससे पानी नीचे से खींचा जाएगा। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुई ना तो प्लांट मर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पानी जब इवेपोरेट होता है ना, तो ये पुल क्रिएट करता है। ओके? और पुल क्रिएट करेगा ना, तो जैसे पानी इवेपोरेट हुआ लीफ से, तो लीफ क्या करेगी, अपने साइड वाली सेल से पानी खींच लेगी। लीफ का साइड वाला सेल क्या करेगा, उसके साइड वाले सेल से पानी खींच लेगा। उसका साइड वाला सेल क्या करेगा, स्टेम से पानी खींच लेगा, स्टेम के अपर पार्ट से, फिर स्टेम के लोअर पार्ट से, फिर स्टेम के और लोअर पार्ट से। एंड स्टेम का लोअर पार्ट कहां से खींच लेगा, रूट से। रूट में पानी कमी होगी, कहां से खींच लेगा, सॉइल से। तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम बन जाती है। जैसे ही हवा में गया पानी, लॉस हुआ, तो लीफ में डेफिशिएंसी हो गई, लीफ स्टेम से खींच लेगी। स्टेम से पानी खींच लिया तो स्टेम में डेफिशिएंसी हो गई, स्टेम रूट से खींच लेगा। रूट में डेफिशिएंसी हुई तो रूट सॉइल से खींच लेगी, पुल क्रिएट हो जाएगा। और ये पुलिंग ऑफ वाटर जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम क्रिएट कर देगी पानी की, पानी ऊपर निरंतर चढ़ता ही रहेगा। और ये पानी 130 मीटर जितनी हाइट पे भी चढ़ सकता है, जबकि डिफ्यूजन से 1000 साल लग रही थी 1 मीटर पानी को खींचने में, और यहां 130 मीटर खींच सकते हो महज 4 या 5 घंटे के अंदर अंदर। सो ट्रांसपिरेशन पुल इज अ वेरी गुड थिंग, और इसी से दुनियादारी चल रही है। तो क्या हुआ देखो मेरे भाई, यहां पे ये क्या है, आपके लीफ का स्ट्रक्चर है। यहां डॉर्सीवेंट्रल लीफ आपको दिखाई गई है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और यहां पे आपका जो है मीजोफिल सेल्स गोलमटोल से प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों जगह पे देखो ना डिफरेंस है। नीचे स्टोमेटा है, ये नीचे स्टोमेटा है, तो नीचे वाले सरफेस पे आपके ज्यादा स्टोमेटा है और ऊपर वाले में कम है। तो ये क्या हुआ, डॉर्सीवेंट्रल सरफेस हुआ ना। ओके? अब देखो, यहां से पानी स्टोमेटल पोर से लॉस हुआ, तो यहां पर क्या हो गया, पानी की कमी हो गई, इस सेल में पानी की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, यहां से पानी खींच लेगा। अब इस सेल में पानी की कमी हो गई, इससे खींच लिया गया ना पानी, तो ये यहां से खींच लेगा। इस सेल में पानी की कमी हो गई, ये जाइलम से खींच लेगा। जाइलम में पानी की कमी हो गई, ये कहां से खींच लेगा, स्टेम से खींच लेगा। स्टेम में पानी की कमी हो गई, ये कहां से खींच लेगा, ये एरो चाहो तो यार सीधा लगा सकते हो कि स्टेम से पानी खींचा गया है ना, तो यहां पे आ जाएगा पानी। फिर स्टेम कहां से खींचेगा, रूट से खींचेगा। रूट कहां से खींचेगी, सॉइल से खींचेगी। तो क्या हुआ, सॉइल से सबसे पहले पानी कहां गया, रूट में गया, रूट से ऊपर स्टेम में चढ़ेगा, स्टेम से लीफ में चला गया, और लीफ से पानी उड़ गया। तो अब एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम बन गई ना, कंटिन्यूअस धार बन गई। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम। जो किस वजह से होती है, पानी की 3 प्रॉपर्टीज की वजह से, कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन। अब हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, ट्रांसपिरेशन तो फोटोसिंथेसिस का दुश्मन होना चाहिए क्योंकि वो तो पानी को खत्म कर देता है, लेकिन ये एक्चुअल में दोस्त है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है वही आपका पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी आ पाएगा प्लांट के अंदर। यही आपका फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई करता है, दुनिया के हर काम के लिए वाटर सप्लाई करता है। अगर कोई भी सेल चाहता है एक पेड़ का कि मेरे अंदर वाटर हो, तो वाटर टर्जिडिटी मेंटेनेंस के लिए, शेप मेंटेनेंस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल्यूलर रिएक्शंस के लिए, हर चीज के लिए पानी कहां से आएगा, ट्रांसपिरेशन से ही आएगा। ये क्योंकि देखो ट्रांसपिरेशन पुल जब क्रिएट हुआ तो पानी ऊपर खींचा गया, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी तो लोड होते हैं ना, तो मिनरल्स भी आ गए। एंड लीफ सरफेस को भी ये कूल रखता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फिजिक्स का एक बहुत प्यारा सिद्धांत है, मैं 3 शब्द ही यहां पर बोलूंगा, इवेपोरेशन, इवोल्यूशन लिख दिया भाई, बायोलॉजी घूम रही है दिमाग में तगड़े तरीके से, फिजिक्स में भी बायोलॉजी देखा। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, राइट? जब पसीना आता है गर्मियों में और तुम अपना बनियान निकाल के खड़े हो जाते हो हवा में एकदम ये, और उस टाइम पर जब हवा लगती है
पसीना उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो ठंडक लगती है, राइट। ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाते हो ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। यहां पर भी जब पानी उड़ेगा प्लांट से तो प्लांट को ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होगा, क्योंकि प्लांट के पास नवरत्न लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो वो अपना इसी में मस्त रहता है एकदम, राइट। अब देखो यार, एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन अनसैशिएबल नीड ऑफ वाटर, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की आवश्यकता है, तभी आपका शुगर बनेगा। लेकिन ज्यादातर पानी आपका उड़ जाता है ट्रांसपीरेशन से। तो क्या हुआ, क्या ट्रांसपीरेशन बेकार कहा जाएगा? नहीं, जो आ रहा है वो ट्रांसपीरेशन की वजह से ही है, तो इसको बेकार नहीं कह सकते। रेन फॉरेस्ट जो है वो हाईली ह्यूमिड होते हैं। रेन फॉरेस्ट हाईली ह्यूमिड क्यों होते हैं, ह्यूमिडिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर आपका जो पानी उड़ा है वो आसपास ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, जो इवेपोरेट हुआ है ट्रांसपीरेशन से आसपास ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा और दोबारा प्लांट उसे नीचे एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू द सॉइल। तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और सॉइल में एनरिच हो जाता है, सॉइल से फिर वाटर दोबारा खींच लिया जाएगा। तो इसीलिए रेन फॉरेस्ट ज्यादा ह्यूमिड रहते हैं, वहां ज्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि वाटर की एक साइकिल मेंटेन हो जाती है। अब कुछ प्लांट होते हैं C4 प्लांट उन्हें कहा जाता है। C4 प्लांट क्या करते हैं, ये अपना कम CO2 में भी काम चला लेते हैं, एज वेल एज ये आपके वाटर के लॉस को बचाते हैं। मेन काम इनका ये है कि वाटर के लॉस को कम करें। कैसे, समझ लो, ये स्टोमेटा है, ये मैंने खोल दिया दिन में, राइट, ये मैंने दिन में खोल दिया, तो क्या होगा, दिन में सारा पानी तो उड़ गया, तो मैंने क्या बचाया, नहीं बचाया ना कुछ। लेकिन समझ लो ये स्टोमेटा है, इसको मैंने रात में खोला, रात में खोला तो पानी तो उड़ नहीं सकता, लेकिन CO2 तो ले ही सकता हूं ना मैं, तो CO2 को मैं नाइट में लेकर के स्टोर कर लूंगा। मेरे भाई यही तो दो ऑप्शन है मेरे पास, नाइट में लेकर के स्टोर कर लूंगा और दिन में जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं स्टोर्ड CO2 को तोड़ तोड़ के यूज कर लूंगा, तो मुझे स्टोमेटा नहीं खोलना पड़ेगा। यानी दो ऑप्शन है, एक तो जब दिन में मुझे स्टोमेटा खोलना पड़े CO2 लेने के लिए, तो मैं स्टोमेटा खोलूंगा, CO2 तो ले लूंगा, पानी भी तो उड़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, रात को ही CO2 जमा करके सो जाता हूं, सुबह इसका यूज कर लूंगा और पानी भी लॉस नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, C4 प्लांट जो है सिर्फ हाफ वाटर लूज करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ C3 प्लांट, इसीलिए डबल इंपैक्टफुल माने जाते हैं, ट्वाइस एफिशिएंट माने जाते हैं। ये चीज हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, यहां पे तब भी कम डिटेल में गिवन है, ऑलराइट। तो वहां C3 C4 कैम सब कुछ पढ़ेंगे, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। प्लांट जो है इसमें देखो, इसमें तीन चीजें होती हैं जो हमें वातावरण से मिलती हैं, H2O की फॉर्म में और CO2 की फॉर्म में। H2O से हमें क्या मिलेगा, H2O से हमें हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। CO2 से हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीन चीजें हैं जो हम CO2 और वाटर से ले सकते हैं। अब प्लांट अपना कार्बन और ज्यादातर ऑक्सीजन CO2 से ही ले लेगा, लेकिन बची हुई चीजें क्या, इसको तो काफी मिनरल्स की जरूरत है, राइट। आप अगले चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ोगे कि इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, ओके। इसको दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, राइट। तो ये क्या करेगा, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सब कुछ चाहिए। लेकिन अभी तो इसके पास हवा से सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है, बचे हुए किससे लेगा ये, आपका बची हुई न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वाटर और मिनरल्स पूरी करेंगे जो कि सॉइल से आएंगे, तो इसीलिए इनको एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे इन्हें अपटेक करता है, इसका मैकेनिज्म आपको मैं बेसिकली बता ही चुका हूं, आई जस्ट नीड टू रिवाइज दैट अप। कल मैंने आपको एक रूट का हेयर सेल बना के दिखाया था। अब ये रूट के हेयर सेल में ना ऑलरेडी काफी सारे मिनरल्स लोडेड होते हैं, लेकिन फिर भी इसे और मिनरल्स चाहिए, और मिनरल्स को ये उठा लेगा अपने अंदर, और मिनरल्स को अपने अंदर उठा लिया, जबकि पहले से मिनरल थे, तो क्या ये बिना एनर्जी के चले जाएंगे, नहीं, इनको एटीपी की जरूरत पड़ेगी। यानी एक्टिवली मैंने यहां पर पंप कर दिए हैं सॉल्यूट्स, यानी मिनरल आयंस मैंने इसके अंदर एक्टिवली पंप कर दिए हैं जोर लगा करके, एटीपी के इस्तेमाल करके। अब क्या है, चारों ओर वाटर प्रेजेंट है। अब यहां पे अगर वाटर प्रेजेंट है तो हाई वाटर पोटेंशियल हो गया, और यहां पे अब पानी कम है तो क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल हो गया। अब हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, पानी जाना शुरू कर देगा, पानी जाना स्टार्ट कर देगा, मानते हो। पानी मूव करने लग गया अंदर, तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। अब पानी ऊपर चढ़ जाएगा ना तो प्रेशर क्रिएट करेगा ना मेरे भाई, पानी ऊपर चढ़ रहा है तो प्रेशर क्रिएट करेगा, ये पहुंच जाएगा कहां, रूट की जाइलम तक।
रूट की जाइलम में पहुंच गया, उसके बाद कौन आता है एक्शन में? रूट प्रेशर। नीचे से धक्का कौन लगाता है? पुश कौन करता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर तक पानी गया एंड अल्टीमेटली एकदम लीफ तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपिरेशनल पुल। पुल से एकदम ऊपर तक पहुंच जाएगा और यहां से ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा। तो यहां पे अपने मिनरल्स कैसे आपने भेजे? एटीपी की मदद से, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव पंपिंग ऑफ मिनरल्स होती है। दो वजह से होती है एक्टिव पंपिंग ऑफ मिनरल्स। दो वजह क्या है? एक तो ये मिनरल्स जो है वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। आयंस है तो क्या है? चार्ज्ड है। क्या कोई भी चार्ज्ड चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है? नहीं। तो इसे प्रोटीन्स के थ्रू भेजना पड़ेगा, पंप ही करना पड़ेगा एनर्जी लगा करके। और दूसरी, भाई बाहर तो सॉइल में इसकी कंसंट्रेशन कम है ना, और रूट में पहले से काफी सारे थे, तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेजे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे भाई इनको करना ही पड़ेगा एटीपी का इस्तेमाल, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो पैसिवली नहीं भेजे जा सकते, कुछ आपके पैसिवली भी भेजे जाते हैं। तो आप यहां पर बोल सकते हैं सम आयंस कैन बी सेंड पैसिवली, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर सेंट वाया यूज ऑफ एटीपी। क्यों? इसके दो रीजन है। पहला तो ये आयंस के फॉर्म में है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन सॉइल, और ये यूजुअली ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन रूट। तो आप इन्हें लोअर टू हायर भेज रहे हो, आप इन्हें अपहिल भेज रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लगेगी। तो ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो आपके एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि कुछ आपके पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए दैट हाउ डज द मिनरल्स आर टेकन इन द रूट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, नन, तो आपको क्या करना है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लिक करना है अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो। अगर लिखा हुआ एक्टिव, पैसिव एंड बोथ, तो बोथ का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर पूछा जाए मोस्ट ऑफ देम आर ट्रांसफर्ड वाया, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ज्यादातर एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो आयंस जो है आपके एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और पैसिवली भी। तो एक्टिवली ज्यादातर होते हैं, तो एक पंप लगा रहता है, एक प्रोटीन लगा रहता है बेसिकली, जो कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कंट्रोल पॉइंट्स भी होते हैं यहां पर, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में आप चीजों को भेज सकते हैं। जैसे कि सुबरिन की लेयर लगी हुई थी ना, तो ये आपके एक डायरेक्शन में चीजों को जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि वो इम्परमिएबल है। जो आपकी एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, इट वाज इम्परमिएबल। तो इसमें या तो एक बार चीज जाएगी नहीं, और गई तो वापस नहीं आ पाएगी, जैसे तैसे करके अगर ठूस भी दिया। देखो मैं आपको कल वाली स्लाइड दिखाता हूं, सो उससे आपको एक ज्यादा बेहतर क्लियर कट आइडिया लगेगा। ये वाली देखो, यहां पर एंडोडर्मिस आ गई ना, तो ये क्या करती है? ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने का काम करती है। भाई एक बार कोई चीज चली गई ना, तो बाद में अपने द्वार बंद कर लेगी, उसके बाद तुम जो है वापस नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड कि यहां पर कुछ कंट्रोल पॉइंट्स भी होते हैं। अब मिनरल आयंस ट्रांसलोकेट कैसे होंगे? आयंस जो है वाटर के पुश की वजह से वाटर के साथ साथ आपके जाइलम तक पहुंच गए, एक्टिवली या पैसिवली। उसके बाद ये कहां जाएंगे? ये ऊपर पानी की लहर के साथ चढ़ जाएंगे, बल्क फ्लो होगा, और इनके सिंक्स क्या है? ये पहुंचेंगे कहां कहां? जहां जहां भाई मिनरल्स की जरूरत है। मिनरल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपके ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है, राइट? ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जहां जहां एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ की जरूरत होगी वहां ये पहुंचेंगे। यूजुअली जो नए एरियाज होते हैं ना, कोई बड है जिसको फ्लावर में कन्वर्ट होना है, वहां ज्यादा जरूरत है। कोई आपकी यंग ग्रोइंग स्टेम है, कोई यंग ग्रोइंग लीफ है जिसको बड़ा बनना है, उसको ये सबसे पहले पहुंचाएगा न्यूट्रिएंट्स। तो ग्रोइंग रीजन में सबसे पहले जाते हैं, जैसे कि एपिकल और लिटरल मेरिस्टम। मेरिस्टम है तो इनका तो काम ही डिवाइड करने का है, डिवीजन में बहुत एनर्जी लगती है, काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वहां पर सबसे पहले ये जाएंगे। यंग लीव्स जिन्हें बड़ा बनना है, डेवलपिंग फ्लावर्स जिनको डेवलप होना है, फ्रूट्स जो डेवलपिंग होंगे, सीड्स जिनको डेवलप होकर पूरा प्लांट बनाना है, यूजुअली वहां पे जाएंगे, यानी कि जहां एक्टिवली मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सेकंड, बचे हुए आपके स्टोर हो जाएंगे, बचे हुए आपके स्टोर हो जाएंगे। ऑलराइट? और ये जब अपने सिंक के पास पहुंचेंगे ना, किसी स्टोरेज ऑर्गन के पास, किसी उसके पास, बड के पास, तो ये अनलोड कर देंगे मिनरल्स। ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू स्ट्रीम क्रिएट हुई थी, वो रास्ते में मिनरल्स को छोड़ती हुई चली जाएगी वाया डिफ्यूजन या वाया एक्टिव अपटेक, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन
द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी समझ लो एक स्टोरेज ऑर्गन है जहां पहले से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वहां आपको और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जाहिर सी बात है। और अगर कोई ऐसी जगह है यंग डेवलपिंग लीफ है, वहां न्यूट्रिएंट्स कम है, वहां जब आप डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू दे सकते हो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये तो सोचने की बात है ही नहीं। कुछ न्यूट्रिएंट्स आपके रिमोबिलाइज हो सकते हैं, ओके, जैसे कि आपका फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सारे। इसमें से सल्फर जो है ना, ये डिबेटेबल है। डिबेटेबल मतलब इस पे लड़ाई चलती रहती है। काफी साइंटिस्ट का कहना है कि ये मोबाइल है, काफी साइंटिस्ट का कहना है इमोबाइल है। दोनों बातें करेक्ट है। कुछ फॉर्म्स में, छोटे छोटे फॉर्म्स में सल्फर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बड़े प्रोटीन के फॉर्म में सल्फर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो आपको कंडीशन दी होनी चाहिए, तब आपको बताना है कि ये मोबाइल होगा या इमोबाइल। कैल्शियम स्ट्रिक्टली इमोबाइल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है, कैल्शियम पैक्टेट की मिडल लैमेला बनाता है, तो ये तो पक्का इमोबिलाइज है। अब आपको मार्क कैसे करना है, जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ना अगला चैप्टर, तो वहां बता रखा है सल्फर इमोबाइल है कैल्शियम के साथ, यहां बता रखा है मोबाइल है। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल, ओके, इमोबाइल कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोबाइल, कैल्शियम, सल्फर, आपका पोटेशियम, फॉस्फोरस, कुछ भी लिख लो, या बोथ, तो आपको आंसर करना है बोथ। अगर आ चुका है कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी लिख दो यार, जो भी चीज है, पोटेशियम, फॉस्फोरस लिख दो, चलो, तो इसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी। कैल्शियम स्ट्रिक्टली इमोबाइल है, तो अब आप इसे चुनेंगे, ठीक है, अब आप इसे चुनेंगे। और समझ लो कैल्शियम है ही नहीं यार, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस और कुछ भी लिख दो, नाइट्रोजन, तब आप किसे लेंगे, तब आप इसे लेंगे। ऑलराइट, तो डिपेंड करता है कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उस बेसिस पे आप अपना ओपिनियन बनाएंगे। अगर कैल्शियम दिया हुआ है ना और सिंगल ऑप्शन क्लिक मारना है, तो हमेशा कैल्शियम करो ऑन हाई प्रायोरिटी, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो क्या होता है जब ओल्ड प्लांट का पार्ट मरने जैसा हो जाता है ना, ये कोई लीफ है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो अब ये मरेगी, झड़ेगी, मतलब सीधी सी बात है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में समझ लीजिए एक प्लांट है, उसकी लीफ झड़ रही है, तो ये क्या करेगी, अपने जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको यंग प्लांट पार्ट तक पहुंचा देगी। तो मोबाइल है तो किस किस को पहुंचाएगी, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस ओल्ड लीफ का जो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम है, ये मोबाइल है, तो ये यंग प्लांट पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और जो कैल्शियम है वो भैया इसके साथ ही झड़ेगा, इसके साथ ही झड़ेगा, जब ये डेड हो जाएगा ना, तो इसके साथ सीधा सॉइल में ही जाएगा और कहीं नहीं, ये मोबाइल नहीं हो सकता, ये बात है। अब जब आप जाइलम के एक्सुडेट्स का एनालिसिस करते हो, यानी जाइलम में एक्चुअल में क्या मूव हो रहा है, जब आप वो देखते हो तो आपको पता लगता है कि सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक आयंस आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन जो है आपका अमोनिया के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, यूजुअली करता नहीं है अमोनिया के फॉर्म में, बिकॉज इट इज टॉक्सिक, नाइट्रेट नाइट्राइट बना लेता है। मच ऑफ इट इज कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में भी आता है। अब हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि जाइलम में इनऑर्गेनिक चीजें जाती हैं, जैसे वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और फ्लोएम में ऑर्गेनिक मैटर जाता है, जैसे शुगर और बाकी सारी चीजें, हार्मोन्स वगैरह। लेकिन क्या ये बात 100% परसेंट करेक्ट है? नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज अकर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो कई बार क्या होता है, जाइलम में ऑर्गेनिक कंटेंट मिल जाता है, जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिल रहा है यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ पी एंड एस यानी फॉस्फोरस और सल्फर, ये भी ऑर्गेनिकली जा सकता है। तो अदर देन वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयंस आपको ये सब भी देखने को मिल सकता है आपका कहां, जाइलम के अंदर। एज वेल एज फ्लोएम में आपको ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और कई बार वाटर भी, क्योंकि इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ऑलराइट, सो अब देखो कि फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब फ्लोएम में मेन चीज क्या जाती है, आपकी शुगर, ओके। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, अगर आपको जानना है कि मेनली क्या जाता है, देन आप यहां पे देख सकते हैं। फ्लोएम सैप में क्या होता है, वाटर तो होगा, ओके। अब वाटर देखो, आप कह रहे थे जाइलम से, लेकिन यहां से भी जाता है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है ना, वाटर तो प्रेशर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो चीजें मूव होंगी, तो वाटर यहां पर भी होगा, और सुक्रोज। लेकिन सुक्रोज के अलावा और भी शुगर्स होंगी, हॉर्मोन्स भी होंगे, यानी ऑर्गेनिक कंटेंट और होगा, अमीनो एसिड्स भी होंगे। ऑलराइट, ये सारी चीजें फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होती हैं। कहां से कहां, सोर्स टू सिंक, यानी शुगर जहां बनेगा वहां से सिंक तक, जहां उसे जरूरत है पहुंचने की, वहां तक ये ट्रांसपोर्ट होगा। सोर्स क्या है, सोर्स है मेरे भाई लीफ, जहां फोटोसिंथेसिस होगी, शुगर बन रहा है। सिंक क्या है, स्टोरेज ऑर्गन।
यंग प्लांट पार्ट्स, रूट जहां खाना नहीं बन रहा है वहां भेजना है ना। तो सोर्स एंड सिंक जो है इनके बीच में एक रिलेशन होती है, सोर्स में चीजें बनती है, सिंक तक पहुंचती है। लेकिन ये रिवर्स भी हो सकती है इन केस ऑफ फ्लोएम। मैंने आपको बताया था यहां पर बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे? एक पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ है, ये इस पेड़ की पत्ती है। अब इस पत्ती ने क्या बनाई है? शुगर बनाई है। इस पत्ती ने शुगर बनाई तो ये शुगर कहां चली जाएगी? समझ लो रूट में चली गई, स्टोर होने के लिए। रूट में कोई स्टोरेज ऑर्गन था, तो पत्ती से रूट की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन समझ लो अब पत्ते झड़ गए, पतझड़ का मौसम है, और अब एक नई कली ने खिलना शुरू किया है, तो इसको तो जरूरत है अब खाने पीने की। और अभी बड़े पत्ते हैं नहीं कि फोटोसिंथेसिस हो जाए, तो ये रूट क्या करेगी? ये अपने खाने पीने को यहां भेज देगी, यानी ऊपर की साइड भेज देगी, डेवलपिंग बड की साइड। तो क्या हुआ? मौसम के बदलते ही हालात भी बदल गए, डेवलपिंग बड की साइड ये चीजें हो गई, बिल्कुल हो गई, और होनी भी चाहिए। सिंपल सी बात, राइट। जाइलम में लेकिन चीजें यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती हैं ऑलवेज, क्योंकि हमें पता है पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं है आकाश से पानी पकड़ लिया और नीचे रूट में ठोक दिया, नॉट पॉसिबल। रूट से ही उठाया जाएगा, स्टेम तक पहुंचाया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया था कि चीजें वाटर के प्रेशर की वजह से और मास में फ्लो करती हैं। जैसे रिवर में मैंने आपको बताया था ना, एक जूता गिर गया तो भी उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से लहरें जा रही है, और तुम गिर गए तो तुम भी उसी स्पीड से जाओगे। तो यहां स्वेप्ट हो जाती हैं चीजें, एक सेम पेस पे चीजें एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। सो दिस इज द करंटली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म, और कहा जाता है कि हाँ भाई इसी मैकेनिज्म से चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं। यहां क्या हुआ देखो, खाना पीना कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ग्लूकोज है जो कि बना वाया फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इट इज एक्टिव इन नेचर, तो इसको क्या कर दिया हमने? सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया। सुक्रोज ले जाने लायक चीज है, सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया, इसे कंपेनियन सेल में भेजा, फ्लोएम के कंपेनियन सेल में। सीव ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, तो उस कंपेनियन सेल में सबसे पहले हमने उसे भेजा, उसके बाद सीव ट्यूब में भेजा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी का इस्तेमाल करके। इसे कहते हैं लोडिंग ऑफ सुक्रोज, जो कि एक्टिव होती है, और अनलोडिंग भी एक्टिव ही होती है। तो मैं आपको ये भी पहले ही बता रहा हूं। अब चीजें आ चुकी हैं आपके सीव ट्यूब के अंदर। अब शुगर अगर सीव ट्यूब में आ चुकी है तो सॉल्यूट का लेवल बढ़ गया, तो हाइपरटोनिक कंडीशन बनी। भाई शुगर आ चुकी है तो हाइपरटोनिक हो गया ना, कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो वो अपनी कंसंट्रेशन कम करने को क्या करेगा? पानी को बुला लेगा, भैया मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो मेरे अंदर पानी डाल दो जिससे मैं डाइल्यूट हो जाऊं। जब पानी आएगा अंदर साइड वाली जाइलम से, तो पानी की वजह से फ्लो बन जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। अभी सिर्फ इसको सुन लो, याद नहीं करना है, मैं डायग्राम बनवाऊंगा हाथ से, सिर्फ सुन लो कि क्या हो रहा है कहानी समझ के। कुछ कोई टर्म याद नहीं करनी, कुछ याद मत करो, ठीक है, सिर्फ सुनो। अब क्या हुआ? प्रेशर बिल्डअप हुआ, उस प्रेशर से पहुंच जाएगा जहां पे इसे पहुंचना है, जहां पर शुगर को अनलोड करना है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से शुगर को अनलोड कर दिया जाएगा और आपका सिंक तक पहुंचा दिया जाएगा, और वाटर जो अंदर घुसा था उस वाटर को भी बाहर फेंक दिया जाएगा। कैसे हुई ये सारी चीजें? डायग्राम से देखेंगे। बहुत प्यारा डायग्राम बनाऊंगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। प्लीज मेक श्योर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सुने। ओके, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि मैं लाइन्स वाइन्स का इस्तेमाल करूँ, तो मुझे थोड़ा 10 सेकंड दे दो यार। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कैसे होता है, आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट देखते हैं यार कि अगर मैं कुछ इंसर्ट कर पाता हूँ कि नहीं। ओके, लेट मी इंसर्ट अ लाइन ओवर हियर। ओके, आपका मैं जाइलम बना देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ये आपकी जाइलम हो गई, ठीक है। और इसके अलावा लेट मी टेक अनदर लाइन जो कि फ्लोएम को रिप्रेजेंट करेगी। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब मुझे पता भी नहीं है बन रही है कि नहीं बन रही, मैं सिर्फ तुक्का मार सकता हूँ भाई कि ये बन रही होगी मेरे हिसाब से शायद, जिससे डायग्राम थोड़ा प्यारा लगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि ये बनी कि नहीं बनी। अच्छा, बन गई, हाँ, थैंक गॉड। सो यस, अब ये क्या है मेरे बंधु? ये है आपका जाइलम, ये है आपका जाइलम। ये क्या है मेरे भाई? ये है आपका फ्लोएम, और फ्लोएम में भी ये क्या है? सीव ट्यूब। आपको पता होगा सीव ट्यूब जो है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बनती है, तो यहां पर कुछ प्लेट्स लगी रहती है जिनको क्या कहा जाता है? सीव प्लेट्स। इनमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, इसीलिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट में या एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में सामान जा सकता है। यहाँ परफोरेशंस लगे हुए हैं। ओके, तो किसी चीज को जाना हुआ
तो इन सीव ट्यूब एलिमेंट से क्रॉस कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ से कोई चीज आई तो इस छेद से पास हुई, यहाँ पे आई इस छेद से पास हुई, यहाँ पे आई इस छेद से पास हुई एंड सो ऑन। तो चीजें क्या हो सकती हैं, पास हो सकती है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हम अपने हिसाब से चीजों को पास कराएंगे। ठीक है, ये आपकी सीव ट्यूब है। इस सीव ट्यूब के बगल में क्या खड़ा होता है मेरे भाई, इस सीव ट्यूब के बगल में खड़ा होता है कंपेनियन सेल, जो कि इसको कंपनी देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल। ठीक है, ये आपका कंपेनियन सेल है और ये वो जगह है जहां तुम्हें चीजों को पहुंचाना है। ये है आपकी सिंक, ये आपका वो सेल है जिसमें चीजों को पहुंचाना है। यहां पे कमी है भाई खाने पीने की, तो इट इज सिंक, इट इज सिंक। और ये वो जगह है जहां से खाना पीना बनना शुरू हुआ है, इसे मैं क्या बोलूंगा, सोर्स। अब देखना इस एक स्लाइड के अंदर इतने प्यारे तरीके से सारी चीजें मैं बता दूंगा कि तुम्हें एनसीईआरटी का मूवी नहीं देखना पड़ेगा, गारंटी के साथ, पक्की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, ठीक है, सिर्फ गौर से सुन लेना। ये सोर्स है, इसमें क्या बना, ये सोर्स है, इसमें ग्लूकोज बना। ये लीफ है, इसमें ग्लूकोज बना। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया मेरा बंधु, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज जो है कहां चला गया, सुक्रोज आपका चला गया कंपेनियन सेल के अंदर। इसको क्या बोल दिया मैंने, कंपेनियन सेल बोल दिया। सुक्रोज कहां चला गया, कंपेनियन सेल के अंदर। किस तरीके से जाएगा, एक्टिवली लोड होगा। तो मैं यहां पर एटीपी लिख देता हूं बहुत प्यारे तरीके से, जिससे आपको पता लगे कि एक्टिवली ये चीज लोड हुई है। इसे कहेंगे लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल। अब ये जो कंपेनियन सेल है, यहां पर आपका जो सुक्रोज था वो यहां पर आ गया। यहां पर क्या हुआ, सुक्रोज आ गया खूब सारा। अब सुक्रोज आ गया खूब सारा, तो यहां पर क्या हुआ मेरे बंधु, आपका वाटर हो गया कम। भाई सॉल्यूट बढ़ गया तो वाटर कम हो गया ना अल्टीमेटली। तो यहां पे क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। तो मैं यहां पर स्काई ब्लू कलर से लिख देता हूं, यहां पर आपका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। वाटर पोटेंशियल कम, और ये है मेरे भाई जाइलम, पानी की खदान। ठीक है, अब ये जाइलम है तो इसमें वाटर मूव करता है, और वाटर के साथ कौन मूव करता है, वाटर के साथ कौन मूव करता है, मिनरल आयंस। तो यहां पे वाटर के साथ मिनरल आयंस मूव करेंगे। ये तो मैंने बना दिया वाटर, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का। अब इसके बगल में क्या बना देता हूं मैं, मिनरल आयंस बना देता हूं। किस कलर के बनाए यार, पर्पल कलर के बना देते हैं। ये कुछ बीच बीच में आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, पर ज्यादातर यहां पर पानी है, आयंस भी है बीच बीच में मौजूद। ठीक है, ये आपका हुआ। अब देखो यहां पर आपका वाटर पोटेंशियल कम है, पानी का लेवल कम है, लेकिन क्या हुआ, जाइलम के अंदर तो पानी भरपूर है ना मेरे भाई। तो जाइलम में क्या बोलोगे, जाइलम में तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, जाइलम में आपका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अगर जाइलम में आपका वाटर पोटेंशियल ज्यादा और आपका फ्लोएम में वाटर पोटेंशियल कम, तो पानी यहां से यहां फ्लो करेगा, करेगा, एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और यहां अगर पानी मूव करेगा तो यहां पानी ठोक ठोक के भर देगा भाई अपना जाइलम, बहुत भयंकर तरीके से। अगर जाइलम ने पानी यहां पर भर दिया है तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। पानी की वजह से मेरे भाई, पानी तो बहता है ना, एक जगह तो रुकेगा नहीं, प्रेशर क्रिएट हो गया। अगर प्रेशर क्रिएट हो गया, पानी यहां पर बह के आ जाएगा, ये पानी यहां पर बह के आ जाएगा, ये पानी यहां पर बह करके आ जाएगा एंड सो ऑन, और ये यहां पर बह करके आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, पानी है आपका बहुत सारा, जो कि आपका लोड किया था किसने, जाइलम ने। और यहां पर शुगर है बहुत सारा, जो किसने लोड किया था, शुगर है जो किसने लोड किया था, कंपेनियन सेल ने। अब ये जो शुगर है मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, शुगर ज्यादा, यहाँ पे शुगर ज्यादा। सिंक में क्या है, शुगर कम। क्या मतलब हुआ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। शुगर अनलोड हो गई, किसकी मदद से, एटीपी की मदद से, यानी एक्टिव अनलोडिंग हो गई। अगर शुगर अनलोड हो गई तो यहां से शुगर के मॉलिक्यूल्स में मिटा सकता हूं, बिल्कुल मिटा सकता हूं, सारे काले कलर के मॉलिक्यूल्स में मिटा दूंगा, सारी शुगर यहां पर अनलोड हो जाएगी। सारी शुगर अनलोड हुई, सारी शुगर अनलोड हुई, तो यहाँ पे क्या बचा, पानी पानी बचा। ठीक है, पानी पानी अगर बचा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पानी ज्यादा हो गया खूब, और यहाँ पर पानी के साथ साथ थोड़े बहुत मिनरल्स भी हैं। तो यहाँ पर पानी तो है लेकिन मिनरल्स भी हैं, तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होगा, इसका। इसमें प्योर पानी है, इससे मैक्सिमम तो किसी का होता नहीं है। यहाँ पे कम पानी है, तो ये पानी भी इसको वापस कर देगा, ले भाई तेरा ले ले, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी जो जाइलम का पानी था वो जाइलम में वापस आ गया, जो फ्लोएम में शुगर लोड हुई थी वो आपकी कहां तक पहुंच गई, सिंक तक पहुंच गई। एक्टिव लोडिंग, एक्टिव अनलोडिंग, ये है आपका मास फ्लो। बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया यार, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आ गया। जब मुझे कन्विक्शन आ जाती है ना कि मैंने ऐसा पढ़ा है कि समझ में आ गया होगा, तो अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाती है।
तो आपने लोड किया एक्टिवली यानी कि पंप किया इनटू सीव ट्यूब कंपेनियन सेल से, राइट। उसके बाद सीव प्लेट के थ्रू चीजें होती चली गई सिंक तक और एक्टिवली ही आपने इन्हें बाहर कर दिया, यानी लोडिंग अनलोडिंग आपकी एक्टिव ही होती है, राइट। यहां पर देखो, यहां पर सेम दिखाया हुआ है कि ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म क्या है। ओके, इसको हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। ये देखो आपका लीफ है, यहाँ पे खाना बना, लीफ से खाना बनाया तो ये कहां चला जाएगा, खाना रूट में चला जाएगा, हर पार्ट तक जाएगा तो रूट में जाएगा। अब रूट में समझ लो इसका स्टोरेज हो गया, और ये क्या है, टिप ऑफ स्टेम, ये डेवलपिंग बड है। तो जब मौसम बदला और इस बड को जरूरत पड़ी तो यहां से खाना यहां बड पे भी तो जा सकता है ना, तो इसे बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं हम लोग। यहां से यहां जा सकता है, ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर भी जा सकता है डेवलपिंग पार्ट तक। दिस इज कॉल्ड एज बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ फ्लोएम, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट होता है गिल्डलिंग, जिसे आप बताते हो, प्रूफ करते हो बेसिकली कि फ्लोएम से ही खाना ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे प्रूफ किया, ये समझ लो अंदर की साइड है जाइलम, समझ लो अंदर की साइड है जाइलम, और बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड है आपका फ्लोएम, ये है आपका फ्लोएम। तो आपने इसको काट दिया है, फ्लोएम वाले पार्ट तक को ना काट दिया है, तो ऊपर तो आपका बेहतर तरीके से तना वना सब लगा हुआ है, ये आपका पेड़ का तना। सो दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, और ये आपका तना है, स्टेम है, स्टेम का आउटर पार्ट। अब आपने इसको काट दिया है दोस्त, फ्लोएम वाले पार्ट को आपने रिंग बना के काट दिया है, ओके, तो आपने रिमूव कर दिया है। अब क्या होगा, खाना तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, लीफ बना करके भेज रहे हैं नीचे की साइड। अगर फ्लोएम ही काट दिया आपने तो खाना नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे का प्लांट कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। भाई नीचे खाना ही नहीं आ पा रहा तो पतला हो जाएगा और पहले इसकी डेथ होगी। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका स्वॉलन हो जाएगा, सारा खाना यहीं पर है, नीचे तो आ नहीं रहा, ये स्वॉलन हो जाएगा, ये सूज जाएगा बहुत ज्यादा खाने की वजह से। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आप फ्लोएम को काट दो तो खाना नीचे जा ही नहीं पाएगा, नीचे वाला पार्ट कमजोर, ऊपर वाला पार्ट आपका ताकतवर। तो स्टेम जो है अबव द रिंग ये स्वॉलन हो जाती है और नीचे वाला पार्ट पतला हो जाता है, ये बात है आपकी यहाँ पर। सो गाइस दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, और आज का लेक्चर बहुत फैंटास्टिक था, मुझे बहुत मजा आ गया। ये 999 रुपीज की टेस्ट सीरीज है, इफ यू वांट टू टेक इट, चैप्टर वाइज टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट है, कंप्लीट मॉक टेस्ट है, अगर आप चाहें तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। 8-9 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं देन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कंप्लीटली फॉर पीसीबी। एंड अगर आप हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे वो सिर्फ बायोलॉजी का हो, सिर्फ केमिस्ट्री का, सिर्फ फिजिक्स का, कोई भी आपका कोर्स, उसमें आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहीं भी जाइए, किसी भी कोर्स में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक लेकिन आपको मिलेगा मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का और टेलीग्राम का। मार्क्स अप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं जो कि बेसिकली क्वेश्चन बैंक्स हैं, 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक के, आप इन्हें अवेल भी कर सकते हैं और आप इनसे अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग यार ज्वाइन कर लोगे तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। सिंस ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, पहला लिंक आपको मिल रहा है टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन करो और मेरे हस्तलिखित नोट्स वहां पर पाओ, जो भी मैं आपको समझाता हूँ पढ़ाता हूँ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अब मैं व्हाइट स्लाइड भी लाने लगा हूँ, आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज आई हैव वेरी बिग सरप्राइजेस फॉर यू इन कमिंग टाइम। Please make sure to support this channel. Thank you so much guys. Bye bye. Lots of love. Take care. Jai Hind. I'll surely be catching you up in coming sessions where we would be talking about mineral nutrition in detail. Thank you यार, मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय।